साथियों, आप सभी को जय हिंद। क्या आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का वर्दी पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ऐसी ही वर्दी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है, आपने तैयारी किया है या आपने तैयारी नहीं किया है, तो हमने आपके लिए साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछे गए जो साइंस का क्वेश्चन है, इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। यानी जो जीके जीएस के तहत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, उसमें पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर किए हैं और लगभग 100 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन को हमने लिया है और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपके सामने होगा, देखिएगा। पहला टॉपिक क्या है? तो पहला टॉपिक होगा जीव विज्ञान के परिचय, शाखाएं व जनक। इतनी बार क्वेश्चन बना है ये बिहार पुलिस में कि इसके जनक कौन सा, जैसे पूछेगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन सा है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, ये कोई भी बता देगा। लेकिन फिर पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन सा है, आपके दिमाग में आएगा अब इसके जनक कौन है, नहीं पता? तो चलिए कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन का हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लाएंगे, जिसको आप लिमिटेड क्वेश्चन को पढ़ के आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको उस एग्जाम में पीएचडी नहीं करना, हमको एक सीट लेना है। हाँ, अगर आपको पीएचडी करना है तो आप पूरा क्वेश्चन जाकर रटिए, वो अलग बातें हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से हम लोग, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर अवश्य दें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। और दूसरी बात, एक नोट ध्यान रखिए, नोट, इन सभी कंप्लीट क्वेश्चन का हमने टॉप 10 क्वेश्चन के वीडियो में कवर किया है और उसमें डिटेल चारों ऑप्शन को डिफाइन किया है। उसका वीडियो हम बना चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में भी कवर करने का कोशिश किया जाएगा। ओके, उसमें क्या है कि डिटेल बताया गया है। डिटेल मतलब 10 क्वेश्चन को लिया गया है और 10 क्वेश्चन को कंप्लीट चारों ऑप्शन को बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर हम बताएंगे। तो ये भी वीडियो देखेंगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, या चैनल पे पहला कमेंट होगा, उस कमेंट में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट का आप देख सकते हैं। वैसे हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिएगा। पहला क्या है? सोरोलॉजी, ठीक है। सोरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोरोलॉजी में सबसे पहले छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताते चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और गला भी खराब है ना, इसी कारण आप देख रहे हैं गला खराब है तो भी वीडियो बना रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो विज्ञान के विभाग पक्षियों का अध्ययन करता है उस विभाग को कहा जाता है अनिर्थोलॉजी। उस विभाग को क्या कहा जाएगा? अनिर्थोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला पढ़ेंगे। अगला है हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी, आप देखिए, हीमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन किस में होता है? खून में। तो हीमेटोलॉजी किसका संबंधित? हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है, हीमेटोलॉजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से मनुष्य का अध्ययन होता है। निम्न में से मनुष्यों का अध्ययन होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? एंथ्रोपोलॉजी। चलिए ऑप्शन ही पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है आर्कियोलॉजी, तीसरा है एंड्रोलॉजी, चौथा है आर्कियोलॉजी। तो मनुष्यों का जो अध्ययन होता है, मनुष्यों का अध्ययन होता है
एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, मनुष्यों का अध्ययन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कैंसर का, अस्थि सुशीरता का, मधुमेह का, वृक्क संबंधी विकार का। तो आपको पता होना चाहिए ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। माइकोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन होता है। माइकोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन होता है, यानी माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन मानव कोशिका, दूसरा विषाणु, तीसरा जीवाणु, चौथा कवक। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा एपीकल्चर निम्न में से किसका अध्ययन है। एपीकल्चर निम्न में से किसका अध्ययन है। पहला ऑप्शन सांप, दूसरा मच्छर, तीसरा मधुमक्खी, चौथा रेशम कीट। आप बताइएगा एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है। तो आप बोलेंगे एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं, रेशम कीट के पालन और रेशम निकालने का अध्ययन कहलाता है। यानी रेशम कीट के पालन और रेशम कीट को निकालने, यानी रेशम को निकालने, रेशम कीट को पाला जाता है और रेशम निकालने का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन एपीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, तीसरा ऑनर्थोलॉजी, चौथा इकोलॉजी। तो देखिए रेशम कीट के पालन और रेशम निकालने का जो अध्ययन होता है वो होता है सेरीकल्चर में। किस में होता है, सेरीकल्चर में। ठीक है, रेशम कीट के पालन क्या होता है, रेशम कीट के पालन और रेशम निकालने का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब जीव को बांटने से संबंधित। बांटने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बांटा गया गर्ल्स और बॉय, तो वर्गीकरण हुआ ना। तो जीवों के वर्गीकरण संबंधित विज्ञान कहलाता है। पहला शरीर रचना विज्ञान, दूसरा माइकोलॉजी, तीसरा वर्गीकरण विज्ञान, चौथा इकोलॉजी। तो देखिए वर्गीकरण इसमें आ रहा है। वर्गीकरण को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो जीवों के वर्गीकरण संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्गीकरण विज्ञान कहलाएगा। आगे बढ़िए, ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। पहला ऑप्शन भगवान, दूसरा सपनों, तीसरा नींद, चौथा रंग। तो देखिए ओनेरियोलॉजी जो अध्ययन होता है, ओनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन होता है। क्या, सपनों का अध्ययन होता है। अगर सपनों को आप देख रहे हैं, अगर उन सपनों का अध्ययन किया जाए तो उन सपनों का अध्ययन कहलाता है ओनेरियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण के जनक निम्न में से कौन है। टीकाकरण का जनक निम्न में से कौन है। टीकाकरण का जनक के लिए पहला ऑप्शन है बेटिंग, दूसरा रॉबर्ट कोच, तीसरा एडवर्ड जेनर, चौथा मान लीजिए रॉबर्ट हुक मान लीजिए। चौथा ऑप्शन नीचे चला गया, कट गया है, लेकिन चौथा मान लीजिए रॉबर्ट हुक है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। तो टीकाकरण के जो जनक है, टीकाकरण का जनक कौन है, तो टीकाकरण का जो जनक है एडवर्ड जेनर को माना जाता है। कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को माना जाता है टीकाकरण का जनक। अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। जीवाणु यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है। पहला ऑप्शन जॉन ई साल्क, दूसरा लुवेन हॉक, तीसरा रॉबर्ट कोच, चौथा कार्ल लैंडस्टीनर। आपको बताना है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। तो जीवाणु विज्ञान के जनक है लुमेन हॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, लुमेन हॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, लुमेन हॉक है। लुमेन हॉक है।
क्यों है कि क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका का खोज कर दिया था, इसीलिए लुमेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है विलियम गॉड, दूसरा दिया है डॉक्टर एस स्वामीनाथन, तीसरा दिया है कैरोलस लिनियस, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण के पिता की बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता है कौन? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस क्या है? कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस है। आगे बढ़िए। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन विलियम गॉड, दूसरा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तीसरा कैरोलस लिनियस, चौथा रामदेव मिश्रा। अगर आपसे सिर्फ श्वेत क्रांति के जनक पूछे, श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान यानी इंडियन पैलेंटोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन एक बिरबल साहनी, दूसरा अरस्तु, तीसरा कैरोलस लिनियस, चौथा रामदेव मिश्रा। आपको बताना है भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है। जीवाश्म जनक मतलब पिता कौन है, खोजकर्ता कौन है? तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है बिरबल साहनी, बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन लैमार्क, दूसरा अरस्तु, तीसरा कैरोलस लिनियस, चौथा रामदेव मिश्रा। आपको बताना है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के इसमें से जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। इनको ही जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है? एनिमेलिया। कौन सा पुस्तक लिखा है? हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक लिखा है अरस्तु ने। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन एक लैमार्क, दूसरा अरस्तु, तीसरा कैरोलस लिनियस, चौथा रामदेव मिश्रा। आपको बताना है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर आपसे पूछे सिर्फ हरित क्रांति के जनक, भारत में नहीं पूछे, तो भारत में तो कौन है? स्वामीनाथन है। भारतीय हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, लेकिन हरित क्रांति सिर्फ दे भारतीय न लिखे तो वहाँ पे हो जाएंगे नॉर्मन बरलॉग, नॉर्मन बरलॉग, नॉर्मन बरलॉग हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन एक लैमार्क और ट्रेविरेनस, दूसरा अरस्तु, तीसरा नॉर्मन बरलॉग, चौथा लिनियस। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान के जनक भले अरस्तु हैं, लेकिन बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स
निम्न में से किसका अध्ययन है? पहला ऑप्शन है जैव विज्ञान, दूसरा है डीएनए की संरचना, तीसरा है आनुवंशिकता और वितरण, चौथा है मेंडल का नियम। आपको बताना है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स है आनुवंशिकता और वितरण का अध्ययन। आनुवंशिकता और वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकता और वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन कोशिका से है, कोशिका वाला, ठीक है। अब देखिए कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है, पहला माइकोलॉजी, दूसरा पोमोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी, चौथा न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई निम्न में से क्या है? यानी जीवन का मूलभूत, वह मूलभूत इकाई जिससे कोई भी जीव बना है। तो जीवन की मूलभूत इकाई, पहला ऑप्शन अंग, दूसरा नाभिक, तीसरा ऊतक, चौथा कोशिका। आपको बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो होता है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिकांग का मतलब ये कोशिका बना दिया, इसमें सबसे बड़ा अंग किसका होता है? किस कोशिकांग, यानी कोशिका का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है, उसी को बोलते हैं कोशिकांग। अब कोशिका में सबसे बड़ा अंग को क्या बोलेंगे कि कौन सा कोशिका का सबसे बड़ा अंग है? पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा नाभिक, अंतःप्रदव्य जालिका, चौथा कोशिका। तो यहाँ पे कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करें, सबसे बड़ा कोशिकांग अंतःप्रदव्य जालिका होता है। अंतःप्रदव्य जालिका होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, कोशिका के प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं? यानी प्रोटीन कौन बनाता है कोशिका में, यानी सेल में प्रोटीन कौन बनाता है? तो कोशिका के प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा नाभिक, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को, ओके। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे प्रोटीन का कारखाना कौन है? तो आप बोलेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, सही है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग, देखिए कोशिकांग बार बार आएगा। कोशिकांग मतलब ये कोशिका बना दिया, इसमें जो अंग होता है उसी को बोलते हैं कोशिकांग। तो कोशिका का कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो पशु कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा नाभिक, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। तो केवल पशु कोशिका में जो पाया जाता है वो होता है कौन? तो आप बोलेंगे केवल पशु कोशिका में क्या पाया जाएगा? तो आप बोलेंगे पशु कोशिका में केवल लाइसोसोम पाया जाता है। केवल का मतलब केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। पूछा गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यानी कोशिका का मास्टर किस कोशिका के अंग को कहा जाता है? यानी कोशिका का अंग मतलब कोशिकांग। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा नाभिक, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। आपको बताना है किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे जो नाभिक होता है ना, नाभिक को ही कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। तो किस कोशिकांग को मास्टर कहा जाएगा? तो आप बोलेंगे नाभिक को
कोशिका का मास्टर कहा जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है पशु के शरीर में सबसे लंबी या बड़ी कोशिका है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होता है वो कौन है पशु के शरीर में? पहला ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, दूसरा लिम्फ कोशिका, तीसरा न्यूरॉन, चौथा ऑस्टियोसाइट, है ना, ऑस्टेसाइट। तो सबसे लंबी जो कोशिका होता है पशुओं में, वो सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। कौन होता है? न्यूरॉन, यानी तंत्रिका। इसका हिंदी नाम क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से है। ध्यान दीजिएगा, मानव के शरीर में पूछा है, ओवरऑल की बात नहीं किया, सिर्फ मानव के शरीर में। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से है। पहला ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, दूसरा अंडाणु, तीसरा न्यूरॉन, चौथा शुक्राणु। तो आपको बताना है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर मानव के शरीर में बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में अंडाणु होता है, जो फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, अंडाणु होता है। आगे बढ़िए, अगला बात करें मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका निम्न में से है। तो मानव के ही शरीर में पूछा है कि सबसे छोटी कोशिका मानव के शरीर में कौन होता है। पहला ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, दूसरा अंडाणु, तीसरा न्यूरॉन, चौथा शुक्राणु। तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है भाई? मानव के शरीर में पूछा है, तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है शुक्राणु, और ये पाया जाता है मेल में। किसमें? मेल में। तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु की, और सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में अंडाणु की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? तो पूछा है छोटी, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? चौथा वाला, शुक्राणु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सबसे छोटी, ओवरऑल की बात की। ओवरऑल का मतलब क्या है? ओवरऑल का बात मतलब है कि इस पूरे को मिला के मतलब पूरा मतलब सभी जीवों को मिला के सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो पहला ऑप्शन दिया है माइकोप्लाज्मा, पहला ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, दूसरा अंडाणु, तीसरा न्यूरॉन, चौथा शुक्राणु। देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। ओवरऑल की बात करें, कन्फ्यूजन वाली कोई बात ना, ध्यान दीजिएगा। मानव में सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे मानव में सबसे बड़ी पूछे तो अंडाणु हो जाएगा, अंडाणु। मानव में सबसे छोटी पूछे तो शुक्राणु होगा, और ओवरऑल की बात करें सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा होगा, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पे। अगला हम लोग का सबसे बड़ी कोशिका। अब देखिए ओवरऑल की बात करेगा, मानव की नहीं बात किया, पूरे में। तो सबसे बड़ी कोशिका, पहला ऑप्शन दिया है माइकोप्लाज्मा, दूसरा शुतुरमुर्ग का अंडा, तीसरा न्यूरॉन, चौथा शुक्राणु। आपको बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा, लगभग उसका अंडा 800 ग्राम से 1 kg का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन है? तो वही होगा, कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। बता सकते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक जीवधारी मतलब जिसमें जीव है, प्रत्येक जीवधारी मतलब जिसमें जीव है, कि संरचनात्मक मतलब संरचना मतलब बना किससे है। जैसे आप मान लीजिए क्या बना रहे हैं, आप मान लीजिए रोटी बना रहे हैं, तो क्या है ये रोटी किससे बनी है? गेहूं के एक एक कण को पीसा गया है तो आटा बन गया, तो गेहूं से बना रोटी। तो ये संरचना आखिर रोटी का बना कैसे? तो आप बोले गेहूं से हुआ है, ठीक है। तो वही पूछा है कि प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब एक एक जो यूनिट है वो अपने आप में स्वतंत्र है, क्रिया कर सकती है। निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन लवक प्लास्टिड, कोशिका सेल, ऊतक टिश्यूज, शुक्राणु
ओके, अब यहाँ पे बताना है कि लवक है कि कोशिका है कि ऊतक है कि शुक्राणु है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आप बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोशिका, वो होगा कोशिका, यानी प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? जो मतलब मान लीजिए आपका नाखून है, नाखून के अगले भाग जो होता है, नाखून के अगले भाग जो होता है, नाखून के जो अगला भाग होता है ना, उसमें क्या होता है, वो कोशिका मरी हुई होती है। कैसे पता चला मरी हुई है? क्योंकि उस नाखून के अगले भाग को काटे तो दर्द नहीं करने वाला, तो कोशिका मरी हुई है। अगर कोशिका जिंदा होती तो काटे तो बड़ा दर्द करता है ना। कहीं आप जो अंदर वाला नाखून है ना, अंदर वाले नाखून को काट के देखिएगा, बड़ा दर्द करेगा। तो जो कोशिकाएं मर जाती है उस कोशिका को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नेफ्रोसिस, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा माइकोप्लाज्मा, चौथा शुक्राणु। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा नेफ्रोसिस। क्या होगा? नेफ्रोसिस होगा। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका के खोजकर्ता पूछा, कोशिका के पप्पा कौन है? कोशिका खोजकर्ता मतलब जनक, पापा, पिताजी, फादर, कुछ भी बोल सकता है। तो कोशिका के जनक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा एविल लुमेनहॉक, चौथा स्वान। ओके, और आप ये मत ध्यान दीजिए कि चारों ऑप्शन हम नहीं बता रहे हैं। चारों ऑप्शन हम बता ही चुके हैं कि हम वीडियो बना चुके हैं इसका, चारों ऑप्शन को डिफाइन करके। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि चारों ऑप्शन किसी न किसी क्वेश्चन में आ जाएगा। इतना क्वेश्चन हम कवर किए हैं, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आ ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले आप आंसर पे ध्यान दीजिए। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के खोजकर्ता जो है रॉबर्ट हुक ने हुक से कोशिका निकाल दिया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के खोजकर्ता है। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जीवित कोशिका, देखिए एक हुई मृत कोशिका, तो मृत कोशिका जो होती ना, अगर कोशिका की खोजकर्ता पूछे, चुपचाप पूछ दे कोशिका की खोजकर्ता, तो आप रॉबर्ट हुक को टिक करें। लेकिन वहीं पे अगर आगे जोड़ दिया कि जीवित कोशिका, देखिए ये इसको हमने बोल्ड लिखा है, क्यों? कि अगर जोड़ दिया जीवित कोशिका, तो आपको क्या बताना है? जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो आपको आंसर देना है कौन सा? चारों ऑप्शन में से देखिएगा। पहला ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा एवी लुमेनहॉक, चौथा स्वान। तो अगर जीवित कोशिका पूछ दिया तो जीवित कोशिका के जनक है एवी लुमेनहॉक, यानी लाइफ यानी जीवन। जीवित कोशिका की खोजकर्ता एवी लुमेनहॉक है। ठीक है, कौन है? एवी लुमेनहॉक है। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो आप बोलेंगे एवी लुमेनहॉक जीवित कोशिका के खोजकर्ता है। लेकिन सिर्फ कोशिका के जनक पूछे तो रॉबर्ट हुक है, क्योंकि इन्होंने मृत कोशिका को खोज किया था। कार्क के टुकड़े को काटा और कार्क के टुकड़ों को काट दिया। कार्क के टुकड़ों को काट कर जब देखा तो उसमें छल्ले दिखाई दिए, उसी छल्ले को इन्होंने बोल दिया कोशिका है। कब खोज किया? 1665 में, जबकि लुमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए, कोशिका सिद्धांत भी अलग व्यक्ति दिया, अलग वैज्ञानिक दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका एवी लुमेनहॉक, लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अब बात करते हैं उस पर। पहला ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा एवी लुमेनहॉक, चौथा स्लाइडेन एवं स्वान। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, याद करिए कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान होगा। स्लाइडेन एवं स्वान होगा। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन होता ही नहीं है? देखिए, होता क्या है, कोशिका विभाजन क्यों होता है? अगर मान लीजिए हम लोग छोटे थे, छोटे से क्या हुए, पूरे बड़े हो गए, पूरा बड़ा हो गए। अब कोशिका विभाजन जैसे जैसे हुआ तो हमारा अंगों का विकास हुआ। कोशिका विभाजन ना हो तो हमारे अंगों का विकास होगा ही नहीं। लेकिन कोशिका विभाजन ऐसा कौन सा अंग है उसमें होता ही नहीं है। अगर एक बार टूट गई वो कोशिका, एक बार नष्ट हो गई उसकी कोशिका, दोबारा कोशिका विभाजन करके वो कोशिका बन ही नहीं सकती।
तो कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है लीवर कोशिका में, दूसरा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में, और ओके तीसरा अस्थि कोशिका में, चौथा शुक्राणु में। आप दिमाग लगाइए किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए बात करें जो न्यूरॉन वाला है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कौन सा होता है, ब्रेन यानी मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क की जो कोशिका है, उस मस्तिष्क की कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। अगर एक बार चोट लग गया तो वो ठीक होने वाला नहीं है। अगर एक बार चोट लग गया बढ़िया से तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, पागल या मर भी सकता है, ठीक है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। ये कहाँ होता है? दिमाग के पिछले भागों में होता है। अगर लग गया बढ़िया से चोट तो काम तमाम। आगे बढ़िए। आगे है निम्न में से किस कोशिका में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है? तो देखिए सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है किसमें? आप बोलेंगे किसमें होता है? ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है लीवर कोशिका में, दूसरा है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में, तीसरा होगा अस्थि कोशिका में, चौथा होगा शुक्राणु में। तो दूसरा ऑप्शन को आप पहले ही काट दीजिए। क्यों? कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं, एकदम मिनिमम या कहीं ना के बराबर होता है, ठीक। अब बचा तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है तीन ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होगा लीवर में। अगर लीवर का किसी का ऑपरेशन हुआ है तो लीवर का ऑपरेशन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। क्यों? कि कोशिका विभाजन हो कि वो लीवर को रिकवर बहुत तेज़ी से करता है। ऐसे में पाया जाता है लीवर को अगर काट के छोड़ दे तो अपने से सट भी जाता है, चिपक भी जाएगा। तो लीवर के कोशिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का खोज कर दिया। तो ये होता है कोशिका में डॉट 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 बिंदी बिंदी मतलब लिक्विड भरा होता है, और इसी लिक्विड को बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य जीवन के लिए मुख्य होता है, जीवन के लिए आवश्यक होता है, ठीक। तो इस जीव द्रव्य का खोज आखिर किसने कर दिया? पहला ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा पुरकिंजे, चौथा स्लाइडन और स्वान। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन तो हो नहीं सकता, कोशिका के केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था, है ना। रॉबर्ट हुक कोशिका खोज किया था। पुरकिंजे ने क्या किया था? जीव द्रव्य का खोज किया था। तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो आप बोलेंगे पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने क्या किया? जीव द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, भौतिक ये आधार है, भौतिक आधार मतलब क्या? बेस, बुनियाद, यानी जीवन टिकी है तो जीवन टिका है किस पे? जीव द्रव्य पे। अगर जीव द्रव्य कोशिका से गायब हुआ तो व्यक्ति मर भी सकता है, मर ही जाएगा, मर भी सकता है क्या, ठीक है। तो जीवन के लिए जीव द्रव्य होना आवश्यक है, ठीक है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? पहला ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा पुरकिंजे, चौथा हैक्सले। बोलिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने कहा? ये आधार नहीं, आधार हम बता दिया ना, आधार। तो भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने कहा? तो पुरकिंजे ने। देखिए पुरकिंजे ने तो जीव द्रव्य का खोज किया था, लेकिन जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हैक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? तो आप बोलेंगे हैक्सले ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो जो कोशिका होता है उसमें लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड मतलब द्रव भरा रहता है, और जब द्रव भरा रहता है तो इस जो द्रव होता है उस द्रव में बहुत अधिक मात्रा में लगभग 80 से 81% जो होता है वो इतना रहता है द्रव। 80 से 81% कोशिका में द्रव भरा रहता है, जीव द्रव्य में। तो किसी कोशिका में अधिक मात्रा में क्या रहता है? तो आप बोलेंगे पानी, यानी जल रहता है। क्या रहता है? जल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र, लिंग मतलब मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर भी होता है, लेकिन मेल फीमेल लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम नहीं होता है।
निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? पहला ऑप्शन छिपकली, दूसरा बंदर, तीसरा तितली, चौथा चीता। आपको बताना है कि किस में गुणसूत्र नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप बताइएगा यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन कौन सा? छिपकली। तो छिपकली में ही लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? कोशिका के सभी प्रकार्यात्मक मतलब जितने भी क्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यानी एक कोशिका में सभी जो क्रियाएं हो रही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही है, गैल्जी बॉडी ऊर्जा को लेके जा रही है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन कर रहा है। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कंकाल काम कर रहा है। इन सभी का जो कार्य बांटा है, तो इन सभी को कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई बैठेगा ना। तो बीच में बैठा है नाभिक। कौन बैठा है? नाभिक। और नाभिक को ही बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? केंद्रक। तो कोशिका के सभी प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आप बोलेंगे केंद्रक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। मतलब देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है, बायोलॉजी ही दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? आप बोलेंगे एक होता है जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी, एक होता है बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी की बात करें, बॉटनी। ठीक है, अब बॉटनी की बात करें तो इस बॉटनी में क्या होता है? तो बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन होता है। ठीक है, तो अब ये पौधों और जंतुओं में अंतर कैसे है भाई? कैसे अंतर है? ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे है, वही बताना है। तो देखिए होता क्या, अगर कोशिका की बात करें, कोशिका के आधार पर भिन्न कैसा है, यानी जो दोनों जो कोशिका होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों एक दूसरे से आपस में भिन्न कैसे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों भिन्न कैसे हैं, तो बात करते हैं कि पहला क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर भिन्न है, ये कोशिका भित्ति के आधार पर भिन्न है, कि जीव द्रव्य की उपस्थिति के आधार पर भिन्न है, ये कोशिका के केंद्रक के आधार पर भिन्न है। तो आपको बताना, अगर आपको राइट आंसर पता है तो देखिए, कोशिका भित्ति के आधार पे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब भित्ति मतलब होता है दीवार। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों की जो तना होता है, पेड़ पौधों की जो छाल होता है, वो कठोर होता है, तो वो एक दीवार की तरह काम करता है। हम लोगों में वैसा छाल हो जाए तो हम लोग घूम सकते थे। मतलब मान लीजिए एक मोटा सा चमड़ी आपको दे दिया जाए, अगर कि हाथ घुमाओ, घूम जाएगा? हाथ नहीं घूमेगा। तो हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं होता, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है। इसीलिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, याद रहेगा। तो कोशिका भित्ति ही कारण है कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। कोशिका भित्ति पाई किस में जाती है? तो आप बोलिएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? अब बोलिए, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, ये कोशिका के केंद्रक। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। वही पूछा कि अनुपस्थित मतलब जो उपस्थित नहीं है, अब्सेंस है। ठीक है, अनुपस्थित मतलब नहीं है मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो नहीं पाया जाता कौन? तो आप बोलेंगे कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप मतलब पौधा पेड़, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा है क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? यानी पावर हाउस ऑफ सेल कोशिका का कौन सा भाग कहलाता है? ओके, पावर हाउस ऑफ सेल, इसका हिंदी नाम भी होता है क्या? शक्ति, क्या बोलेंगे? शक्ति गृह मतलब शक्ति घर, शक्ति का घर। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बोलिएगा, कोशिका का
पावर हाउस किसे कहते हैं, या ऊर्जा गृह भी कह देगा, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा गृह का है, पावर हाउस का है, या पहला ऑप्शन ऊर्जा गृह हो सकता है या शक्ति गृह हो सकता है। अब पूछे तो इसका जो आंसर होगा बोलिएगा। पहला ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा जीवद्रव्य की उपस्थिति, चौथा कोशिका का केंद्रक। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा राइबोसोम। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जो होता है वो जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जिसमें हरित लवक होता है, हरित लवक की बात करें क्लोरोप्लास्ट, ये केवल पौधों में पाया जाता। क्यों कि लवक की बात करें, लवक अब मानव को लाल पीला हरा से तो मतलब है नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हरा रंग देता है पेड़ पौधों को, यानी हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। भोजन बनाने का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट ही करता है। तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता, जंतुओं में नहीं होता है। क्यों कि जंतु अपना भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। ओके, पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। किससे बनाता है, क्लोरोप्लास्ट से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर पता हो गया ना कि कोशिका कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा वर्णक पत्तियों को रंग प्रदान करता है, यानी पत्तियों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है। तो पत्तियों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा यूरिया, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा नाइट्रोजन। तो पत्तियों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा जो प्रदान करता है वो करता है क्लोरोफिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो जिसने कोशिका का खोज किया वो कोशिका शब्द भी दिया था। ठीक है, ऐसा निश्चित ना है कि जिसने खोज किया वही उसका नाम भी देगा, लेकिन कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है स्लाइडेन, चौथा है स्वान। आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। इन्होंने ही कोशिका का खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था, इन्होंने ही कोशिका का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है। जीव द्रव्य आपको पता हो गया कि जो ये कोशिका, मान लीजिए कोशिका हो गई, कोशिका में कुछ है, यहाँ पे कुछ है मतलब लिक्विड है, और इसी लिक्विड को बोलते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक तो क्या होता है, पानी होता है। लेकिन तत्व पूछ रहे कि तत्व कौन सा है, तो तत्व में क्या बोले, तत्व में पहला बोला है कार्बन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा प्रोटीन। यानी जीव द्रव्य के सूखे हुए भाग में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, तारकाय की खोज किसने किया था। तारकाय का मतलब होता है सेंट्रोसोम, इंग्लिश भी याद रखिएगा, सेंट्रोसोम। क्या होगा, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम की खोज पूछे कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था। ओके, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन का काम होता है। किसका, सेंट्रोसोम का। अब कोशिका विभाजन का जब काम करेगा तो इसका खोज किया किसने था, पहला ऑप्शन बोवेरी, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा जॉर्ज गॉल्जी, कैमिलो गोल्जी भी आता है जॉर्ज गोल्जी का, अल्टमैन। ठीक है, तो देखिए वोवेरी ने क्या किया था, वोवेरी ने
तारकाय की खोज किया था। तारकाय मतलब सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो आप बोलेंगे वोवेरी ने सेंट्रोसोम का खोज कर दिया था। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? वोवेरी ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। कैमिलो गोल्जी ने गैल्जी बॉडी का खोज किया था। ओके, अल्टमैन ने क्या किया? अल्टमैन ने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। अल्टमैन ने क्या किया? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था कि ये बायोब्लास्ट है, इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? ठीक है, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो देखिए, राइबोसोम की खोजें पूछे ना चुपचाप, है ना, क्वेश्चन फंसाने के लिए उसमें जंतु लिख देगा, पौधा लिख देगा, उससे क्या मतलब है? आपसे सीधा समझिए कि राइबोसोम का खोज किसने किया था। तो राइबोसोम का खोज पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जी.ई. पैलाडे, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है जॉर्ज गाल्जी, चौथा है अल्टमैन। आपसे पूछा है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो आपको बताना है राइबोसोम का खोज किसने किया था। तो राइबोसोम का खोज किया था जी.ई. पैलाडे। जी.ई. पैलाडे ने क्या किया था? राइबोसोम का खोज किया था। ठीक है, ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो पता ही है कि रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, यानी मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? ठीक है, ट्रैफिक मतलब यातायात का सिग्नल, है ना, यातायात के सिग्नल को मैनेज करने का काम किसका होता है? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? या इसे यातायात पुलिस भी कहता है। यातायात पुलिस ही ना ट्रैफिक को मैनेज करता है। यातायात पुलिस कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? तो यातायात पुलिस कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? तो आप पहला ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दूसरा गल्जी कॉय या गैल्जी बॉडी, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, चौथा राइबोसोम। आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर है गैल्जी कॉय या गैल्जी बॉडी। गैल्जी कॉय या गैल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल या यातायात पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला है अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किसने किया था? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का खोज किसने किया था? जो कोशिका का कंकाल का काम करता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, अंतःप्रदव्य जालिका। पहला ऑप्शन है जी. पैलाडे, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है जॉर्ज गाल्जी, चौथा है के.आर. पोर्टर। तो देखिए, अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किया था, कौन किया था? बोलिएगा के.आर. पोर्टर। के.आर. पोर्टर ने क्या किया था? के.आर. पोर्टर ने क्या किया था? अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किया था। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? आगे बताए हैं, आप बताइए आंसर कौन सा होगा। कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले कोशिकांग का नामकरण किसने किया था? ओके, तो नामकरण पूछा है यहाँ पे, नामकरण। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही होता, इसका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, कॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो आप बोलेंगे खोज तो कोलिकर ने किया था। किसने किया? कोलिकर ने किया था। नामकरण किसने किया? तो आप बोलेंगे सी. बेंडा ने किया। लेकिन इसको बायोब्लास्ट किसने कहा? इसका नाम बायोब्लास्ट किसने कहा? तो आप बोलेंगे अल्टमैन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा। अल्टमैन ने क्या कहा? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा कि ये क्या है? ये बायोब्लास्ट है। लेकिन नामकरण पूछे तो नामकरण किसने किया? तो आप बोलेंगे सी. बेंडा ने इसका नामकरण किया था। तो आप बता देंगे ना कि कोशिका के ऊर्जा गृह, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो आप बोलेंगे सी. बेंडा ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कोशिका का रसोई गृह। कोशिका का रसोई गृह की बात करें, रसोई गृह देखिए जंतुओं में नहीं होता, क्योंकि जंतु पेड़ पौधे पे ही निर्भर होते हैं।
पेड़ पौधे पे ही निर्भर होते हैं। इसीलिए कोशिका का रसोई गृह किस में होगा? तो ये होगा पादप में। किस में होगा? पादप में होगा कोशिका का रसोई गृह, जंतुओं में नहीं होगा। तो पादप में होगा। तो पादप में पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा रिक्तिका, चौथा ल्यूकोप्लास्ट। देखिए भोजन स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। स्टोर कौन करेगा भोजन को? पेड़ पौधों में ल्यूकोप्लास्ट। होता कहाँ है? तो जड़ में होता है। जड़ में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसमें कोई रंग होता है? तो आप बोलेंगे रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा ऑप्शन दिया है? तो आप बोलेंगे अगला पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? पेड़ पौधों का भोजन का निर्माण होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे? कोशिका का रसोई कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है पेड़ पौधों में। ठीक है, तो कोशिका का रसोई किसे कहेंगे? तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के रसोई कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी है? ओवरऑल की बात किया है, हम पहले बता भी चुके हैं। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो बोलिएगा पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा माइकोप्लाज्मा, तीसरा श्वेत रक्त कणिका, चौथा लाल रक्त कणिका। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिका मतलब व्हाइट ब्लड कार्पॉक्सल्स, आरबीसी रेड ब्लड कार्पॉक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे पूछा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका में कोशिका को नष्ट करने का, कोशिका में पाचन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या यानी खुदे फट जाता अपने आप ही। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम अपने तो जाता ही है, दूसरों को भी लेके जाता है। तो क्या कहता है? हम तो जाएंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ले डूबेंगे तो डी डूबे, ले डूबेंगे तो इसका खोजकर्ता कौन है? डी डूबे। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? डी डूबे। ठीक है, डी डूबे कौन है? लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं। याद रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा। अगला होगा कोशिका भित्ति बना होता है। तो कोशिका भित्ति मानव में, जंतुओं में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता? पादप। पादप यानी पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति बना किसका होता है? पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन का। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बनता है, पानी का, अगला सेलुलोज का। इनमें से सभी, तो देखिए इनमें से सभी से तो बन नहीं सकता है ना। किससे बना होगा? कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज से। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? आप बोलेंगे सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति बना होता है, तो बताई तो दिए, कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज से। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? आप बोलेंगे कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि सभी जीव में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? सभी जीव में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक, दूसरा पुरानी कोशिका, तीसरा यूकैरियोटिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका दो प्रकार की हो जाती है। एक हो जाती है पुरानी कोशिका जिसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक हो जाता है नई या मॉडर्न कोशिका जिसे बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। सभी जीव नई कोशिका से ही बनी होती हैं, जितने भी जीव होते हैं। पुरानी कोशिका से क्या बने होते हैं? जितने ही बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। ओके, तो ये सब क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा, ये सब जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। लेकिन सभी जीव की बातें किया है तो सभी जीव जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सभी जीव किस कोशिका से बने होते हैं? किस प्रकार की कोशिका से बने होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण और भोजन का ऑक्सीकरण यानी भोजन का पाचन
यानी कोशिका के भोजन का निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज का निर्माण। तो ग्लूकोज का निर्माण की बात करें, ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है, यानी कोशिका के किस अंग में होता है। पहला ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दिया है गोल्गी कॉर्ड, तीसरा दिया है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, चौथा दिया है लाइसोसोम। आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन होगा, फूलों और बीजों में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है। फूल और फल में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है। तो आप अगर लवक आंसर दिया है, ऑप्शन में अगर लवक आ गया तो लवक सही होगा, लेकिन उस लवक को अगर लवक को तीन भागों में बांटते हैं, एक होता है हरित लवक, एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, एक होता है वर्णित लवक, एक होता है वर्णित लवक। हरित लवक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए। हरित लवक को जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वर्णित लवक जो रंग प्रदान करता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अवर्णित लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इंग्लिश वर्ड लिख देगा तो भी आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, आप बात करते हैं, याद रहेगा, हरित लवक को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। वर्णित लवक को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अवर्णित लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब इसका आंसर कौन सा होगा ये तो बताइए। तो देखिए, फूलों में रंग प्रदान करने का काम होता है क्रोमोप्लास्ट का। किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का। किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला होगा क्वेश्चन हमारे सामने, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली का मतलब क्या होता है, ये कोशिका हो गया। कोशिका में जो झिल्ली होता है वो अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब आधा जाने देगा, आधा नहीं जाने देगा, किसी को जाने देगा, किसी को नहीं जाने देगा। तो वो झिल्ली बना किसका होता है, तो ये डबल लेयर इसमें होता है, अंदर भी होता है। तो ये क्या होता है कि जो बाहरी परत होता है इसका प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, प्रोटीन से। और अंदर वाला भी जो होता है वो भी बनता है प्रोटीन से, लेकिन इसके मध्य वाला जो होता है वो लिपिड से बनता है। क्या बनता है, लिपिड से बनता है। तो इसीलिए वो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है प्रोटीन से और फास्फोलिपिड दोनों से बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्यों, 1 और 2 दोनों से बनता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड दोनों से बनता है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से भी, फास्फोलिपिड से भी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से प्रोटीन बनाने के लिए किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। यानी प्रोटीन सबसे अधिक कौन बनाता है, अब बनाता कौन है आखिर इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, प्रोटीन नहीं बनाता है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन नहीं, कोशिका का पाचन करता है, यानी कोशिका को नष्ट कर देता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हरित लवक है ये। ओके, गोल्गी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है, इसीलिए ये नहीं होगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम ये दोनों ही प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसलिए निम्न में से प्रोटीन बनाने के लिए किसकी भूमिका सबसे अधिक है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम का भूमिका सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला देखिएगा। अगला है, कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। यानी जो कोशिका होता है, कोशिका में कोशिका भित्ति बनता है, ये पाया किस में जाता है, तो पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति बनता है वो कोशिका भित्ति बना किसका रहता है, वो कोशिका भित्ति किस पदार्थ का बना होता है। तो आप बोलेंगे पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन दिया है सेलुलोज, चौथा दिया है लैक्टोज। तो आपको तो बहुत बार बता चुके, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक या केंद्रक, मतलब ये कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर नाभिक है। अब नाभिक में आरएनए और डीएनए
आरएनए और डीएनए पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी दोनों होता है किस में, केंद्रक में। लेकिन केंद्रक, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि नाभिक या केंद्रक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है। नाभिक में तो पाया जाता है, ठीक है, हमको पता है, लेकिन नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा गैल्जी बॉडी, चौथा लाइसोसोम। ठीक है, तो आपको बताना किस में पाया जाता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अलग से माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए डीएनए बचा के रखता है। अपने लिए डीएनए बचा के कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, शरीर में लगे चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपके शरीर में चोट लग गया, आपके शरीर में चोट लग गया, तो शरीर में लगे चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला आपके सामने है केवल समसूत्री विभाजन, समसूत्री को समसूत्रण भी कहते हैं। दूसरा केवल अर्धसूत्रीय विभाजन, तीसरा दोनों। अगला चौथा माइटोसिस एवं मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस होता क्या, देखिए ये माइटोसिस और मियोसिस इंग्लिश वर्ड है, आप दोनों को याद रखना पड़ेगा। माइटोसिस का हिंदी नाम होता है क्या, माइटोसिस का जो हिंदी नाम होता है वो होता है समसूत्रण, समसूत्री विभाजन माइटोसिस का। और मियोसिस का हिंदी नाम क्या होता है, तो मियोसिस का हिंदी नाम होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। तो देखिए दोनों नहीं होता, ये गलत होगा, ये आंसर होगा ही नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल समसूत्री विभाजन होता है। अगर शरीर में आपका चोट लग गया, मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया, उसके हाथ को सही करने के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होगा, तो आप बोलेंगे केवल समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी पूछा है, पेयर, जोड़ी पूछा है क्या, जोड़ी मतलब पेयर पूछा है, जोड़ी पेयर पूछा है, यानी जोड़ी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, लेकिन ये 23 और 23 के जोड़ी में होते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा कि मानव के शरीर में की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप बोलेंगे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, तो आप बोलेंगे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने होगा, मानव शरीर में क्या है कि मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अभी बता दिए आपको कि मानव के शरीर में अगर कुल गुणसूत्र पूछे, जोड़ी पूछे तो ध्यान रखिए, जोड़ी पूछे तो 23 होगा, जोड़ी पूछे तो, लेकिन कुल गुणसूत्र पूछे तो 46 होगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, आप बोलेंगे 46 होगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब होता है क्या, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ है, यानी ये कोशिका है, इस कोशिका में जीव द्रव्य भरा है, और जीव द्रव्य में जो होता है वो लगभग 80% जल रहता है। अगर 1% पानी की कमी होता है तो हमको लग जाता है प्यास। अगर इस जीव द्रव्य में 1% की पानी की कमी हो तो हमको प्यास लग जाता है। 3 से 5% की कमी हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इतना खतरनाक है। तो पानी जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो 80% हमारे और 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ कौन है, तो आप बोलेंगे पानी है। कौन है, पानी है, पानी 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 पानी, कौन है, पानी है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा निम्न में से किस में डीएनए होता है। तो नाभिक के अलावा डीएनए किस में होगा, आप बोलिए। इसका आंसर आप खुद दीजिए, हम बता चुके हैं, हम नहीं बताएंगे, आप आंसर खुद बताइए। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गल्जी काय, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा है लाइसोसोम। कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, इसका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, क्रेब्स चक्र की घटना निम्न में से किस में होती है। अब देख, क्रेब्स चक्र क्या होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स
साइकिल चलता है, ठीक है। इस क्रेब्स चक्र से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी से ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है, एक ग्लूकोज अगर निर्माण हो गया तो एक ग्लूकोज से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। तो क्रेब्स चक्र किस में चलता है, तो आप बोलेंगे क्रेब्स चक्र की घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की घटना किस में होता है, आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये हमारा कंप्लीट, लगभग हम 100 क्वेश्चन को टच किए होंगे, ये हमारा सीरीज कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो बिहार पुलिस में अगर बायो से कोई भी क्वेश्चन आता है आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये सीरीज नंबर पहला था, है ना। यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीरीज नंबर 1, 2 अगला फिर आएगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। 1 घंटा लगातार बोलने के बाद दिमाग नहीं काम करता, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।